नमस्कार दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल एडू फैक्ट के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे ज्वालामुखी के विषय में। ज्वालामुखी से संबंधित क्या कुछ प्रश्न बन सकते हैं, उससे हम संबंधित आज क्लास देखेंगे, जिसमें कि हम थ्योरी और MCQ दोनों ही तरीके से इस क्लास को कवर करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं आज की क्लास की ओर। दोस्तों, अगर हम ज्वालामुखी की बात करें तो ज्वालामुखी के इस दृश्य से आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसका निर्माण होता है या क्या क्या चीज़ें होती हैं इसमें। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि ये मैग्मा चैम्बर है, ठीक है। यहाँ पर मैग्मा भरा हुआ है, ये क्रस्ट है यानी धरती की पृथ्वी की सतह है, और यहाँ से ये मैग्मा पाइप के द्वारा मतलब पाइप वहाँ पड़ा नहीं है, मतलब एक ही पाइप के रूप में इसे बनते हुए, और ये जो है ये देखिए ये मैग्मा बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पर है, यहाँ पर ये मैग्मा के रूप में है, और जब ये बाहर की तरफ निकलता है तो इसे लावा कहते हैं। जैसे कि ये रेड लावा बन रहा है। अब जैसे ही ये लावा बाहर आके ठंडा हो जाता है तो ये एक सॉलिड लेयर बन जाती है, ठीक है, जिससे कि आग्नेय शैलों का निर्माण होता है। आपने चट्टानों की क्लास पढ़ी ही होगी, अगर नहीं पढ़ी है तो आपको वो आई बटन पे भी लिंक मिल जाएगा, या आप प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ भी आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो आपने ये देखा, ये क्रेटर होता है। क्रेटर किसे कहते हैं? तो ये ज्वालामुखी जहाँ से अपना लावा बाहर निकलता है, उस छोटे से छिद्र को, मतलब छोटे से मुख को क्रेटर कहते हैं, ठीक है। आपने सभी चीज़ें देखी, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा कि आपसे पूछा जा सकता है, या आपके दिमाग में एक ख्याल ये आ सकता है कि ज्वालामुखी है क्या, यानी क्या है ये ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी क्या है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है जिसमें आपको समझना पड़ेगा कि ज्वालामुखी भूपटल पर वह प्राकृतिक क्षेत्र या दरार है जिससे होकर पृथ्वी का पिघला पदार्थ, जैसे कि उसमें लावा होता है। अभी हमने देखा कि जैसे लावा बाहर आता है ठंडा होकर एक कठोर चट्टान का रूप ले लेता है, जिसे आग्नेय शैल या आग्नेय चट्टानों के नाम से जाना जाता है। उसमें राख भी निकलती है, वाष्प भी निकलती है, और वाष्प के साथ में अन्य गैसें भी बाहर निकलती हैं, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ेंगे। ज्वालामुखी क्रिया में सबसे अधिक जलवाष्प गैस निकलती है, ठीक है। यानी ज्वालामुखी में जब बाहर गैसें, राख, लावा, ये सब चीज़ें निकलती हैं, तो उसमें सर्वाधिक कौन सी गैस निकलती है? तो आपको बताना पड़ेगा कि सर्वाधिक जो गैस निकलती है वो जलवाष्प निकलती है, और ये लगभग 60 से लेकर 90% तक होती है, ठीक है। यानी इसका जो प्रतिशत होता है सर्वाधिक में, वो होता है 60, यानी 60 से 90% तक सिर्फ जलवाष्प गैस निकलती है। इसके अलावा कौन सी गैसें निकलती हैं? तो हाइड्रोजन निकलती है, हाइड्रोजन सल्फाइड निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड, HCl, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन आदि गैसें निकलती हैं। दोस्तों, ये जिस क्रम में लिखी हुई हैं, जैसे कि जलवाष्प सबसे पहले लिखा है तो सबसे ज़्यादा जलवाष्प निकलती है, उसके बाद में हाइड्रोजन, उसके बाद में हाइड्रोजन सल्फाइड, उसके बाद में सल्फर, फिर सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर उसके बाद HCl, उसके बाद हाइड्रोजन, और उसके बाद नाइट्रोजन। यानी ये इनके निकलने का क्रम नहीं है, बल्कि ये किस रूप में निकलती हैं। किस रूप का मतलब है कि इनकी मात्रा कितनी होती है। तो जैसे कि सबसे ज़्यादा जलवाष्प निकलती है और सबसे कम नाइट्रोजन निकलती है, ठीक है। इतनी बात उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ेंगे और हम ज्वालामुखी के प्रकार को देखेंगे। ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सक्रिय होता है, प्रक्षुब्ध होता है, और एक होता है शांत ज्वालामुखी, ठीक है। सक्रिय ज्वालामुखी क्या होता है कि सक्रिय ज्वालामुखी वह ज्वालामुखी होते हैं जिनमें की लावा, गैस, राख, जलवाष्प आदि विखंडित पदार्थ हमेशा निकलते रहते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे होंगे, ये रेड कलर का लावा है, ये निकल रहा है और ये हमेशा निकलता ही रहता है, ठीक है। और ये जैसे जो ब्लैक आप देख रहे हैं, यहाँ पर राख भी होगी, और जो लावा पहले निकल चुका है वो ठंडा होकर सूख कर वो एक चट्टानों का रूप भी लेता रहता है और निकलता रहता है, ठीक है। ये होता है आपका सक्रिय ज्वालामुखी। अब हम अगर दोस्तों बात करें प्रसुप्त ज्वालामुखी की, तो प्रसुप्त ज्वालामुखी ऐसे ज्वालामुखी होते हैं जो वर्षों से सक्रिय नहीं हुए हैं। जैसे कि ये ज्वालामुखी आपने देखा, इसमें हमेशा से चीज़ें निकल रही हैं। चीज़ों का मतलब गैस निकल रही है, लावा निकल रहा है, ठीक है, और राख निकल रही है, ये सब धुआं निकल रहा है, ये सब चीज़ें इससे निकल रही हैं, ठीक है। लेकिन
थोड़ा टाइम हो कि निकलता रहे और अब ये शांत हो जाए, मतलब अभी इसमें नहीं निकल रहा है कुछ, ठीक है। और फिर एक समय आए कि उनसे फिर निकलने लगे, ठीक है। जैसे कि ये आप देखा, यहाँ से पहले पहले कभी निकलती रही होंगी चट्टानों, तभी ये चट्टानें बन गई हैं, इस टाइप की ये चट्टानें बन गई हैं। लेकिन अभी वर्तमान समय में ये प्रसुप्त है, यानी अभी ये सुप्तावस्था में है, आराम कर रहा है, अभी इससे निकला नहीं है। अब अगर दोस्तों इसी में बरसात हो और इसी में पानी भर जाए, ये जो जगह है यहाँ पर अगर पानी भर जाए, यहाँ अगर पानी भर जाएगा तो ये क्या करेगा, ये झील का रूप ले लेगा, ठीक है। और लोग इसी में घूमने उमने भी जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि ये एक क्रेटर का रूप ले लेता है जिसे झील बोलते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे। और प्रसुप्त ज्वालामुखी ऐसे ज्वालामुखी होते हैं जो वर्षों से सक्रिय नहीं हुए हों, लेकिन ये कभी भी सक्रिय हो सकते हैं, यानी जैसे ही इनके नीचे का मैग्मा अत्यधिक तापमान में खौलने लगेगा तो इससे लावा बाहर निकलने लगेगा। तो यानी ये सक्रिय हो सकते हैं, इनमें ये संभावना है कि ये सक्रिय हो सकते हैं, ठीक है। सक्रिय हो सकते हैं, उन्हें प्रसुप्त ज्वालामुखी कहा जाता है, ठीक है। अब आपने सक्रिय और प्रसुप्त की दोनों चीज़ों को देख लिया। इसके बाद में आपका है शांत ज्वालामुखी। शांत ज्वालामुखी क्या होता है, ऐसे ज्वालामुखी जो कई वर्षों से सक्रिय नहीं हुए हैं और जिनकी भविष्य में सक्रिय होने की संभावना भी नहीं है, ऐसे ज्वालामुखी को शांत ज्वालामुखी कहते हैं। अब जैसे ये है, ये ज्वालामुखी कई वर्षों का मतलब सैकड़ों हजारों वर्षों पहले ये ज्वालामुखी रहा होगा। लेकिन ये देखिए चट्टानें बनी हैं, तो इसका मतलब है, और ये जिस तरह से इसका मुंह बना हुआ है, तो इसका मतलब है कि कभी यहाँ से ज्वालामुखी से ये लावा निकलकर सूखकर चट्टानें बन गया है। लेकिन अभी ये इतने वर्षों से निष्क्रिय पड़ा हुआ है, तो इससे पता चलता है कि अब ये शांत हो चुका है, यानी अब यहाँ से कोई लावा बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है। दोस्तों उनको अगर एक चार्ट के रूप में अगर हम समझे तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि आप ऐसे एक चार्ट ऐसे लिख लीजिए। क्या लिखेंगे आप, तो यहाँ पर लिख लीजिए सक्रिय, ठीक है। और इसके बाद में क्या लिखेंगे, तो आप लिख लीजिए प्रसुप्त, और प्रसुप्त के बाद में आप लिख लीजिए शांत, ठीक है। ये तीन तरह के ज्वालामुखी होते हैं और इनको ऐसे बना लीजिए, एक चार्ट बना लीजिए, 1 2 और ये 3 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर आप लिख लीजिए कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ठीक है। प्रेजेंट में जो सक्रिय है, जो है जिससे लावा निकल रहा है, पास्ट में भी निकल रहा होगा और फ्यूचर में भी निकलेगा, ठीक है। जिस तरह से लावा इस समय बाहर निकल रहा है तो लग रहा है कि अभी सक्रिय है, ठीक है। तो उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे सक्रिय ज्वालामुखी, ठीक है। इसके बाद में अगर हम प्रसुप्त ज्वालामुखी को देखें तो प्रेजेंट में अभी सुप्त है, ठीक है। प्रेजेंट में सुप्त है, लेकिन पास्ट में निकला होगा और फ्यूचर में निकलने की संभावना है, ठीक है। इसको ऐसा करें कि इसको प्रेजेंट कर लें, सॉरी इसको पास्ट कर लें और इसको प्रेजेंट कर लें, ठीक है। तो इसका मतलब हो जाएगा कि इसका मतलब है कि पास्ट में निकला था इससे लावा, और प्रेजेंट में यानी वर्तमान समय में अभी लावा नहीं निकल रहा है, अभी ये शांत है, आराम कर रहा है, और फ्यूचर में इससे लावा निकलने की संभावना है। लेकिन शांत में क्या था, पास्ट यानी जो अभी थोड़े समय पहले समय निकल गया उसमें भी नहीं था, प्रेजेंट में भी नहीं, और फ्यूचर में भी निकलने की संभावना नहीं थी। पास्ट में निकला होगा लेकिन अभी प्रेजेंट में और फ्यूचर में निकलने की कोई संभावना नहीं है, ठीक है। तो ये यहाँ पर पास्ट में निकला होगा, प्रेजेंट में कोई संभावना नहीं है, प्रेजेंट में नहीं निकल रहा, और पास्ट फ्यूचर में कोई निकलने की संभावना नहीं है, ठीक है। तो इस हिसाब से भी आप सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी और शांत ज्वालामुखी को देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे हम, महत्वपूर्ण कुछ शब्दावलियाँ होती हैं ज्वालामुखी से संबंधित, उनको भी देख लेते हैं। जैसे कि आपने क्रेटर पढ़ा होगा, लावा पढ़ा होगा, मैग्मा क्या होता है, लावा क्या होता है, सिंडर क्या होता है, ठीक है। इन चीज़ों को आपने देखा होगा तो यह देख सकते हैं। क्रेटर क्या होता है ये आपसे पूछा गया है, तो क्रेटर क्या होता है, ज्वालामुखी के कप के आकार के मुख को क्रेटर कहते हैं, ठीक है। और ये आकार जब थोड़ा छोटा होता है तो उसे छिद्र कहते हैं, याद रखिएगा, उसे छिद्र कहते हैं। छिद्र से बड़ा जो होता है उसे क्रेटर कहते हैं, और क्रेटर से जो बड़ा होता है उसे काल्डेरा कहते हैं, ठीक है। तो ये आप चीज़ें याद रखिएगा। ये आप मुख देख रहे होंगे, देखिए आप देख सकते हैं कि इसमें पानी भी भर गया है, अभी थोड़ा पानी भर जाएगा तो ये एक झील का रूप ले लेगा। इसके बाद में लावा क्या होता है दोस्तों, तो मैग्मा से बाहर निकलने वाले रूप को लावा कहते हैं, यानी जो जैसे कि आपकी ज़मीन की सतह है,
ठीक है। और इसके नीचे जो ये भरा हुआ है, ये जो खोल रहा है वो जो नीचे है वो मैग्मा है, और जो बाहर आ गया वो क्या हो गया, वो लावा बन गया। ठीक है। तो जैसे कि ये जो रेड रेड कलर का आप देख सकते हैं, ये लावा है, बाहर खौलता हुआ निकल रहा है। ठीक है। और जो ये जो रेड रेड ऑरेंज कलर का है, ये लावा है, और यही जब बाहर आकर ठंडा होकर सतह पर जम जाता है तो वहाँ पर चट्टानों का रूप ले लेता है। और वो कौन सी चट्टानें होती हैं, तो वो आग्नेय चट्टानें होती हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, मैग्मा क्या होता है, तो अभी हमने लावा और मैग्मा दोनों को डिस्कस किया। मैग्मा चट्टानों का पिघला हुआ रूप है जिसकी रचना ठोस पिघली चट्टानों के द्वारा पृथ्वी की सतह से नीचे निर्मित होती है। ठीक है। और यही जब बाहर निकलता है तो लावा बन जाता है। आप ये देख सकते हैं, ये जमीन के अंदर का जो है वो मैग्मा है, और यही चीज बाहर निकल आई तो वो लावा बन गई। सिंडर क्या होता है दोस्तों, तो बाहर हवा में उड़ा हुआ लावा शीघ्र ही ठंडा होकर छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाता है, जिसे सिंडर कहते हैं। ठीक है। जब लावा नीचे से, अगर देखिए, लावा निकलने की दो कंडीशन होती हैं। एक कंडीशन ऐसी होती है कि वो धीरे धीरे खोल खोल के निकल रहा है और जमीन में एक सतह का रूप बना रहा है। ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ऐसे धीरे धीरे निकल रहा है, ऐसे बह रहा है, और ये जमीन में एक सतह का रूप बना रहा है। ठीक है। ऐसे इस तरह से तो ये दोस्तों जो ये जमीन बनती है, ये एक ट्रैप का निर्माण करती है। ठीक है। इसे क्या कहते हैं, तो इसे ट्रैप कहते हैं। ये ट्रैप का निर्माण करती है। ठीक है। और ये बहुत मजबूत होता है, जैसे कि हमारे भारत में दक्कन ट्रैप पढ़ते हैं हम, जो कि भारत का, प्रायद्वीपीय भारत का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। बहुत कठोर जमीन होती है ये। ठीक है। और ये क्या होती है कि ये ट्रैप होती है। ठीक है। अब अगर हम इसे ही देखिए थोड़ा और अगर हम ये देखें कि जैसे कि आपने देखा कि ये लावा है, ठीक है, ये मैग्मा भरा हुआ है, और ये जैसे ही एकदम से निकला, ये छितरा के पूरे में ऐसे किया, तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, ये इस तरह जाएगा ऊपर की तरफ, और ये कणों के रूप में ठंडा होकर, क्योंकि ये जब एकदम से प्रेशर से निकलेगा तो बहुत छोटे छोटे कणों के रूप में निकलेगा, और ये कणों के रूप में निकल के जमीन पर ठंडा होकर गिरेगा। तो किस रूप में गिरेगा, दाने के रूप में गिरेगा। मतलब जैसे कि आपने बजरी देखी होगी, या आपने छोटे छोटे गिट्टे देखे होंगे, उस रूप में जब ये ज़मीन में गिरता है तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे सिंडर कहते हैं। उम्मीद है ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ेंगे, ज्वालामुखी बम क्या होता है ये आपको बताना है। तो फुटबॉल के आकार के जो ठोस पदार्थ होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें ज्वालामुखी बम कहते हैं। ठीक है। और लैपली क्या होता है, तो अखरोट के आकार के जो ठोस पदार्थ होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें लैपली कहते हैं। ठीक है। और जब ये मैग्मा सिंडर के रूप में निकलता है तभी ज्वालामुखी बम, लैपली, ठीक है, इन चीज़ों का निर्माण होता है। आगे बढ़ेंगे, स्कोरिया क्या होता है, तो यही जब निकलता है, मतलब सिंडर के रूप में जब निकलता है तो उसी में ज्वालामुखी बम, लैपिली, स्कोरिया उसी में सब निकलते हैं। तो जो चना मटर आकार के ठोस पदार्थ होते हैं उन्हें स्कोरिया कहते हैं। ठीक है। फुटबॉल के आकार के होंगे तो उन्हें ज्वालामुखी बम कहेंगे। इसके बाद में जो अखरोट के आकार के होंगे, यानी उनसे थोड़े छोटे आकार के होंगे, आलू जैसे आकार के होंगे, ठीक है, अमरूद जैसे आकार के होंगे, यानी छोटे छोटे आकार के जो होंगे उनको क्या कहेंगे, तो उनको लैपिली कहेंगे। और जो उससे भी छोटे आकार के चना मटर बजरी जैसे आकार के होंगे उन्हें क्या कहेंगे, उन्हें स्कोरिया कहेंगे। और जो बिल्कुल महीन होंगे उनको क्या कहेंगे, उनको क्या कहेंगे, टफ या राख कहेंगे। ठीक है। तो चारों बातें आपने याद कर ली होंगी। आगे बढ़ेंगे और इनसे संबंधित कुछ ज्वालामुखी से संबंधित जो प्रश्न बन रहे हैं उनको सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न यहाँ पर ये बनाया गया है कि निम्न में से कौन ज्वालामुखी यूएसए में स्थित है। कौन सा ज्वालामुखी है जो यूएसए में स्थित है, तो किलायू, मोनोलोवा, सेंट हेलेंस, ये सभी ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है, तो ये सभी प्रकार के ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है, ये आपके स्थित हैं यूएसए में। ठीक है। किलायू जो है वो हवाई द्वीप पर स्थित है, मोनोलोवा भी हवाई द्वीप पर है, और सेंट लॉरेंस जो है ये नॉर्थ अमेरिका में स्थित है। ठीक है। आगे बढ़ेंगे,
विच ऑफ द फॉलोइंग वॉल्केनो इज लोकेटेड इन यूएसए? तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। विश्व का सर्वाधिक जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो कौन सा है? तो वो किलायू है, याद रखिएगा। कहाँ पर है? तो ये हवाई द्वीप पर है, अभी आपने पढ़ा होगा, हवाई द्वीप पर है। हवाई द्वीप की राजधानी क्या है ये आपको बतानी है। तो दोस्तों हवाई द्वीप की राजधानी क्या है? होनोलुलु। ठीक है, होनोलुलु इसकी राजधानी है, ये भी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछी गई है। आगे बढ़ेंगे, विच इज द वर्ल्ड मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो? ऑप्शन ए किलायू राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी इटली में स्थित है? इटली में कौन सा ज्वालामुखी स्थित है ये आपसे पूछा गया है। तो विसुवियस, माउंट एटना, स्ट्रोम्बोली, ये तीनों ही ज्वालामुखी दोस्तों इटली में स्थित है। उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो विसुवियस है ये आपका प्रसुप्त ज्वालामुखी है, याद रखिएगा। ठीक है, ये प्रसुप्त ज्वालामुखी है। माउंट एटना जो है ये आपका सक्रिय ज्वालामुखी है, और जो आपका स्ट्रोम्बोली है ये भी आपका सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, तो तीनों चीज़ें याद रखिएगा। स्ट्रोम्बोली की दोस्तों अगर हम बात करें तो स्ट्रोम्बोली जो है ये आपका लिपारी द्वीप पर स्थित है, याद रखिएगा। कहाँ पर? लिपारी द्वीप पर। और ये स्ट्रोम्बोली को ही भूमध्य सागर का, स्ट्रोम्बोली को भूमध्य सागर का क्या कहते हैं? आप सभी को पता होगा कि इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। ठीक है, प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ एबव। कौन से? विसुवियस, माउंट एटना और स्ट्रोम्बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी इंडोनेशिया में स्थित है? कौन सा ज्वालामुखी है दोस्तों जो कि इंडोनेशिया में स्थित है ये आपको बताना है। तो क्राकाटोआ और माउंट मेरापी, ये दोनों ही ज्वालामुखी जो हैं ये आपके उपयुक्त दोनों, ये आपके कहाँ पर स्थित हैं? ये आपके इंडोनेशिया में स्थित हैं, याद रखिएगा। दोस्तों अगर हम क्राकाटोआ ज्वालामुखी की बात करें तो ये जो ज्वालामुखी है ये आपका सर्वाधिक विस्फोटक ज्वालामुखी है। अभी हमने पढ़ा ना कि जब बहुत ज़्यादा ब्लास्ट करके निकलता है तो उसे क्या कहते हैं? सिंडर। तो इस एक तरह से मान लीजिए कि सिंडर की तरह की निकलता है। तो ये क्या है? ये सर्वाधिक विस्फोटक ज्वालामुखी है। ठीक है, ये चीज़ें आप याद रखिए। आगे बढ़ेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉल्केनो इज लोकेटेड इन इंडोनेशिया? बोथ ऑफ एबव राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है ये आपको बताना है। तो वो है आपका कोटोपैक्सी, याद रखिएगा। ये विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये इक्वाडोर में स्थित है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? तो ये इक्वाडोर में स्थित है और ये विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। आगे बढ़ेंगे, विच इज द हाईएस्ट वॉल्केनो इन द वर्ल्ड? ऑप्शन बी कोटोपैक्सी। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? विश्व का जो सबसे ऊंचा ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी है, अभी हमने कोटोपैक्सी पढ़ा जो विश्व का सबसे ऊंचा है, लेकिन अगर यहाँ पर सक्रिय की बात करें तो सक्रिय ज्वालामुखी है आपका ओजस डेल सलाडो। ऑप्शन बी यहाँ सही हो जाएगा। और ये कहाँ पर है? तो ये अर्जेंटीना और चिली, इनकी बाउंड्री पे है। ठीक है, चिली की बाउंड्री में ये दोनों के बाउंड्री पे ओजस डेल सलाडो जो है ये ज्वालामुखी स्थित है और ये विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, विच इज़ द हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो इन द वर्ल्ड? तो वो आपका हो जाएगा ओजस डेल सलाडो। ये है कहाँ? अर्जेंटीना और चिली की बाउंड्री में है। आगे बढ़ेंगे, विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी। अभी हमने सबसे ऊंचा पढ़ा, फिर हमने सबसे ऊंचा सक्रिय पढ़ा, अब हमें सबसे शांत देखना है। तो विश्व का जो सबसे शांत व्यक्ति होगा वो कहाँ रहेगा? एकांत में रहेगा। कहाँ पर रहेगा? एकांत में। तो सबसे ज्वालामुखी जो विश्व का सबसे ऊंचा शांत ज्वालामुखी है वो कहाँ होगा? एकांकागुआ में होगा। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये एकांकागुआ ज्वालामुखी है कहाँ पर? तो ये एंडीज पर्वतमाला में दोस्तों है, याद रखिएगा। कहाँ पर? एंडीज पर्वतमाला में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, विच इज द वर्ल्ड हाईएस्ट एल्टीट्यूड साइलेंट वॉल्केनो? ऑप्शन सी एकांकागुआ। आगे बढ़ेंगे, निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी ईरान में स्थित है?
दोस्तों ईरान में कौन सा ज्वालामुखी है? तो ये देवबंद है। कहीं कहीं पर देमबंद लिखा है, देमबंद लिखा है, ठीक है। अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके से दिया गया है, लेकिन ये ज्वालामुखी आपका ईरान में स्थित है, याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉल्केनो इज लोकेटेड इन ईरान? तो ये हो जाएगा देवबंद। आगे बढ़ेंगे। पोपा ज्वालामुखी निम्न में से किस देश में है? पोपा जो है वो म्यांमार में है, विकल्प बी आपका सही हो जाएगा। पोपा वॉल्केनो इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? ऑप्शन बी म्यांमार राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी तंजानिया में स्थित है? दोस्तों तंजानिया में कौन सा ज्वालामुखी है, ये आपसे पूछा गया है। तो तंजानिया में जो ज्वालामुखी स्थित है वो आपका है किलिमंजारो। ऑप्शन सी यहाँ आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉल्केनो इज लोकेटेड इन तंजानिया? ऑप्शन सी किलिमंजारो राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या है, अंटार्कटिका महाद्वीप का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? दोस्तों अंटार्कटिक महाद्वीप में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो है आपका माउंट एल्ब्रुस, नहीं है, एल्ब्रुस है, ठीक है। तो ये आपका ज्वालामुखी है कहाँ पर? अंटार्कटिका में, जो कि वहाँ का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। अंटार्कटिका इज द ओनली एक्टिव वॉल्केनो ऑन द कॉन्टिनेंट? तो ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी जापान में स्थित है? फ्यूजियामा और माउंट एसो, ये दोनों ही ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित हैं? जापान में स्थित हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉल्केनो इज लोकेटेड इन जापान? माउंट एसो एंड फ्यूजियामा बोथ ऑफ द एबव राइट आंसर। ऑप्शन सी। कौन सा ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है? नारकोंडम और वैरन, ये दोनों ही जो ज्वालामुखी हैं वो आपके कहाँ पर स्थित हैं? तो ये दोनों ज्वालामुखी आपके अंडमान निकोबार क्षेत्र में स्थित है। और जो बैरन द्वीप है ये एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, याद रखिएगा, ठीक है। ये एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, कहाँ का? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। विच वॉल्केनो इज लोकेटेड इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड? बोथ ऑफ एबव राइट आंसर। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वालामुखी का निर्माण प्लेट की किस गति के कारण होता है? दोस्तों ज्वालामुखी का जो निर्माण होता है वो प्लेट की किस गति के कारण होता है? अपसारी गति के कारण। अब हम थोड़ा ये देख लेते हैं यहाँ पर कि प्लेटें होती हैं वो 3 तरीके से होती हैं। कैसे कैसे होती हैं? देखिए ये 2 प्लेटें आपकी हैं, ठीक है। एक इधर की तरफ मूव कर रही है, एक इधर की तरफ मूव कर रही है, ठीक है। तो ये कौन सी प्लेटें हो गई? ये हो गई आपकी रूपांतर, ठीक है, रूपांतर गति कर रही हैं। इस गति से क्या होगा कि इस गति से भूकंप आएगा, ठीक है। इस गति से क्या होगा? भूकंप आएगा। इसके बाद में आपकी 2 प्लेटें और हैं। कौन कौन सी? एक प्लेट आपकी ये है और एक प्लेट आपकी ये है। ये इसके ऊपर ओवरलैप कर रही है, इसके ऊपर ओवरलैप कर रही है। तो इससे क्या होगा? इससे ये होती है अभिसारी गति। कौन सी होती है? ये होती है अभिसारी गति। और इससे क्या होगा? तो इससे पर्वतों का निर्माण होगा, जैसे कि आपका हिमालय पर्वत बना, ठीक है। अब आपने पढ़ा होगा कि कौन सी 2 प्लेटों से बना है, तो ये आप पर्वतों का निर्माण होगा। इसके बाद में आगे बढ़ते। और ये सिद्धांत दिया किसने था? ये सिद्धांत आपका वेगनर महोदय ने दिया था, याद रखिएगा। प्लेटें कितनी प्रकार की होती हैं? तो प्लेटें 3 प्रकार की होती हैं, अभिसारी, अपसारी और रूपांतरित। आगे बढ़ेंगे। ऑप्शन डाइवर्जेंट होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? कौन सा महाद्वीप है जहां पर ज्वालामुखी नहीं है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में एक भी ज्वालामुखी नहीं है, याद रखिए। तो विकल्प सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। विच कॉन्टिनेंट डज नॉट हैव अ सिंगल वॉल्केनो? तो ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वालामुखी में कप के आकार का मुंह कहलाता है? कप के आकार का मुंह क्या कहलाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो कप के आकार का मुंह जो होता है वो क्रेटर कहलाता है, ठीक है। सबसे छोटा मुंह छिद्र
छिद्र होता है, छिद्र से क्रेटर बनता है और क्रेटर से काल्डेरा बनता है। ठीक है, सबसे बड़ा छोटा क्या होगा? छिद्र होगा। छिद्र से बड़ा क्या होगा? तो क्रेटर होगा। क्रेटर से बड़ा क्या होगा? तो काल्डेरा होगा। जो बहुत बड़ा मुंह हो जाता है इसका, लावा निकलते निकलते मुंह बहुत बड़ा हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? काल्डेरा कहते हैं। आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज द कप शेप माउथ ऑफ वॉल्केनो? ऑप्शन बी क्रेटर, राइट आंसर। सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर पाए जाते हैं? ये आपसे पूछा गया है, तो ये जापान में पाए जाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, वेयर आर द मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो फाउंड? ऑप्शन डी जापान, राइट आंसर। लावा जब बाहर निकलकर परत दर परत जमीन पर बिछ जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? दोस्तों हमने पहले पेज में ही पढ़ा था कि इसे क्या कहा जाता है? इसे ट्रैप कहा जाता है। ठीक है, ट्रैप कहा जाता है, जैसे कि आपका दक्कन ट्रैप हो गया। ठीक है, दक्कन ट्रैप में आपने पढ़ा होगा कि यहाँ की जो नदियाँ हैं वो बाढ़ नहीं ला पाती। ठीक है, मतलब ट्रैप के फायदे क्या होते हैं? तो जो नदियाँ होती हैं वो बाढ़ नहीं ला पाती। क्यों? क्योंकि जैसे हमने उत्तर भारत में पढ़ा है कि वहाँ पर रेत है। ठीक है, तो जब जल का बहाव ज़्यादा होगा तो वो रेत को आसानी से अपने साथ बहा कर ले जा सकता है, लेकिन जब कठोर चट्टानें होंगी तो चट्टानों को नदियाँ इतनी जल्दी काट नहीं पाएंगी, तो क्या होता है? बाढ़ नहीं आ पाती। ठीक है, और क्या होता है? भूकंप नहीं आते। क्यों नहीं आते? जैसे ही मान लीजिए ये ट्रैप है और ये इतना मजबूत है, इतना कठोर है, पत्थर का ज्वालामुखी से निर्मित है। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ से भूकंप तरंगे उठेंगी तो ये ट्रैप नीचे ही उनको दबा देगा, तो यहाँ पर क्या होगा? भूकंप नहीं आते। अब एक बात, ये बात तो दोनों फायदे की हैं, लेकिन अगर हम ये देखें कि जहाँ पर ज्वालामुखी घटनाएं नहीं होती हैं वहाँ पर फ़ायदा ही फ़ायदा है? नहीं दोस्तों, वहाँ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप प्रेशर कुकर में अगर सीटी नहीं लगाएंगे तो क्या होगा? प्रेशर कुकर फट जाएगा। ऐसे ही हमारे ज़मीन में जो मैग्मा खौल रहा है, अगर उसे बाहर निकलने की जगह नहीं मिलेगी तो क्या होगा? ज़मीन भी फट जाएगी। कहाँ पर फटेगी, क्या होगा, पता नहीं। तो इसलिए ज्वालामुखी को भी जमीन का, धरती का, पृथ्वी का क्या कहते हैं? सेफ्टी वॉल्व कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब मैग्मा नीचे बहुत ज़्यादा खौल जाता है और उसे बाहर निकलने के लिए निकलना होता है तो क्या करते हैं? वो जहाँ पर ज़मीन थोड़ी कमज़ोर होती है वहीं से फट कर वो लावा के रूप में बाहर निकल जाता है। लेकिन अगर ये निकले ही ना, हर जगह हर जगह ट्रैप बना हुआ हो, ट्रैप जैसी मजबूत ज़मीन हो, तो क्या होगा? कहीं पर ज़मीन फटेगी ही, क्योंकि वो मैग्मा जो खौल रहा है उसमें इतनी गैसें हैं कि वो कहीं ना कहीं से तो बाहर निकलेंगी ही। तो क्या होगा? कुकर फटेगा। कुकर फटेगा तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए क्या होता है कि ट्रैप का ये नुकसान भी है। मान लो एक जगह है तो कोई बात नहीं, बगल में सेफ्टी वॉल बन जाएगा, लेकिन अगर बहुत जगह हो तो क्या होगा? नुकसान है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए ट्रैप, राइट आंसर। ज्वालामुखी से निकलने वाले समस्त पदार्थ को क्या कहा जाता है? दोस्तों ज्वालामुखी से जो गैस, लावा और राख, धुआं, धूल, मिट्टी, कण जो भी निकलते हैं उनको सबको एक भाषा में क्या कहते हैं? तो उनको सबको एक शब्द में क्या कहेंगे? पायरोक्लास्ट। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ऑप्शन बी पायरोक्लास्ट, राइट आंसर। ठीक है, ये तो हमने आज की क्लास को कंप्लीट कर लिया। एक दोस्तों एक पॉइंट लिख लीजिए। एक पॉइंट बनता है कि सहस्त्र धुआरों की भूमि किसे कहा जाता है? तो सहस्त्र धुआरों की भूमि किसे कहा जाता है? सहस्त्र धुआरों की भूमि, क्योंकि यहाँ से हमेशा गैसें, धुआं बाहर निकलता रहता है। तो सहस्त्र धुआरों की जो भूमि है वो आपकी अलास्का को कहा जाता है, याद रखिएगा, अलास्का को कहा जाता है। ठीक है, तो ये थी आज की आपकी क्लास। कैसी लगी ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सभी विद्यार्थियों का एक बार दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।